नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में पर्यटन विकास के लिए औली विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई है। पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। उद्योग के सेवा क्षेत्र को लेकर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है। तो देहरादून से खबर है, जहां उद्योग के सेवा क्षेत्र की पॉलिसी को मंजूरी यहां पर मिली है। उत्तराखंड कैबिनेट में 6 फैसले हुए। क्या क्या वो फैसले थे, इसकी जानकारी अब आपको दे देते हैं। औली विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी यहां पर दे दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। इसके साथ ही उद्योग के सेवा क्षेत्र की पॉलिसी यहां पर लगातार देखिए क्या कुछ फैसला यहां पर लिया गया है। अब इसकी जानकारी। औली विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई है। पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी पर भी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। तो ये फैसले जो कि उत्तराखंड कैबिनेट की इस बैठक में लिए गए। उद्योग के सेवा क्षेत्र की पॉलिसी को भी यहां पर मंजूरी दे दी गई है, मंजूरी यहां पर मिली है। इसके साथ ही निजी सचिव की परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों के शामिल होने की भी अनुमति मिली है। ये बड़ा फैसला जो कि लिया गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी को लेकर भी यहां पर बड़ा फैसला लिया गया है। तो कौन कौन से फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए, इसकी जानकारी आप। कैबिनेट ने औली विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। ये टूरिज्म के नीचे जो पर्यटन वाला इनका 2013 का एक्ट है, उसके नीचे पर्यटन विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा और ये इसको स्कीइंग डेस्टिनेशन का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगला मत वित्त विभाग का था। उधम सिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं, उनके ऊपर जो फॉरेन से गैस आती है, जो लिक्विड फॉर्म में आती है, उसके ऊपर वैट नहीं है। और यूक्रेन की लड़ाई के बाद ये गैस काफ़ी महंगी हो गई है, इसलिए जो प्लांट बंद भी पड़े हुए हैं। और आज भारत में जो नेचुरल गैस है सीएनजी, उसके ऊपर 20% टैक्स था। और ये कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि एक्स्ट्रा भी वैट जो फॉरेन से आती है लिक्विफाइड गैस, उसी की तरह उसको भी निल किया जाए, ज़ीरो किया जाए, ताकि उत्तराखंड में हो सकता है कि इसके कम करने से ये वायबल हो जाए और ये प्लांट चलें और जो उत्तराखंड में बिजली की कमी है उसकी पूर्ति। देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट से पहले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और आवास विभाग ने उत्तराखंड में कार्यरत बिल्डर और हाउसिंग प्रोजेक्ट स्वामियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, वीसी एमडीडीए बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने आयोजन में अपने संबोधन में ये कहा है कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योग जगत को होने वाली इन्वेस्टर्स समिट में प्राथमिकता देना लक्ष्य है और आवास निर्माण में बहुत अधिक संभावनाएं मौजूद हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में आए बिल्डर्स ने भी अपने सुझाव दिए हैं। बिल्डर्स ने इस आयोजन के लिए सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया है। वीसी एमडीडीए के मुताबिक अभी तक एमडीडीए में 3,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ चुके हैं। सीएम धामी ने यह भी बताया है कि इन्वेस्टर्स समिट के लिए एक बड़ी कार्य योजना तैयार हो चुकी है, जिस पर काम हो रहा है। तो से ये क्रम शुरू किया हुआ है कि सभी प्रकार के जो समूह हैं, जो विभिन्न उद्योग समूह में, डेवलपर्स में, अन्य क्षेत्रों में जो भी काम करते हैं, उन सभी के साथ एक एक करके सबके साथ बैठक करें। आज जो डेवलपर समूह हैं उत्तराखंड के, उन सभी के साथ हमने आज संवाद किया है, बातचीत की है। उनके सबके सुझाव आए हैं। एक अच्छा उत्साहजनक माहौल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात की प्रतिबद्धता जरूर की है कि सब लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को अगर उसमें कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई नियम या कोई नीतियाँ इस प्रकार की बनानी है, तो वो भी हमने सबसे सुझाव मांगे हैं।
देखिए, निश्चित रूप से आपका प्रश्न जो है बिल्कुल जायज़ है। और चूँकि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और दिल्ली देहरादून हाईवे जब से ठीक बना है तब से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। तो जो हमारे होटल हैं, मोटल है, रिज़ॉर्ट्स हैं या होम स्टे आप देखेंगे, उसमें बुकिंग या जिसको ऑक्यूपेंसी बोलते हैं, लगातार लगभग 100% बनी हुई है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ आए, उसके लिए बैठक आयोजित की गई थी और जो प्रथम सप्ताह में दिसंबर की आयोजित होनी है, उसके पहले हम लोग ये मशक्क़त कर रहे हैं कि उसके पहले काफ़ी प्रोजेक्ट्स ले आएँ। इसके अलावा देखिए, हमारी एक पार्किंग पॉलिसी भी आई है, जिसमें चूँकि टूरिस्ट बढ़ता है तो पार्किंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोग एक निजी उपयोगकर्ता के लिए पार्किंग पॉलिसी ले आए हैं। अभी तक आपने देखा होगा जो पार्किंग है वो सरकार या अथॉरिटी ही बनाती थी, अब निजी विकासकर्ता भी पार्किंग बना सकता है। उसमें उनको कई छूट हमने दी, एफआईआर में छूट दी है। इसके अलावा उनको उसमें कमर्शियल स्पेस भी बना सकते हैं। तो पार्किंग इस बार लग रहा है कि विगत वर्षों की भांति काम ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्लान तरीके से हो रहा है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि सबसे हम सबको उत्तराखंडियों को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे पूंजी निवेश आएगा तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा और हम सब के लिए भी कहीं ना कहीं जब कोई बाहर से लोग आते हैं तो हमें भी अपना स्तर ऊपर उठाने में एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने इस प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक उत्तराखंड के लिए सार्थक प्रयास किया है। और आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार के माध्यम भी मिलेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री युवाओं से जुड़े हुए हैं। जब ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है तो आपने जब सिडकुल नया आया तो सिडकुल कूच का भी आयोजन किया, जिसके संयोजक हम लोग थे रुद्रपुर में। तो ये मुख्यमंत्री जी जड़ को जानते हैं, मतलब कहते हैं ना जैसे जमीन अर्थ से जुड़ा हुआ बंदा, तो वो वैसे मुख्यमंत्री, तो उनको पता है कि खाली बातें या हवाई बातें करने से नहीं होगा, उसको काम करने से होगा। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी तेज कर दी है। विभागवार कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स समिट में राज्य सरकार का पहला विदेश दौरा 25 से 28 सितंबर को लंदन में होगा। इस दौरे में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे, सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी जा रहे हैं। समिट की तैयारियों को लेकर सचिव सीएम मीनाक्षी सुंदरम से न्यूज वन इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने खास बातचीत की है। वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की शुरुआत के पूर्व से क्रम में राज्य सरकार के अलग अलग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ सचिव मुख्यमंत्री सुंदरम साहब भी हैं। आपके पास बड़े कई विभाग भी हैं और इन्वेस्टर समिट को आप पहले दिन से आयोजन की शुरुआत से पहले इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। सर, अलग अलग विभाग अपने अपने आयोजन कर रहे हैं समिट के लिए, अब आगे और क्या तैयारी है? एनर्जी सेक्टर पे भी आप लोग एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, जिसमें एनर्जी के जो अच्छे प्लेयर्स हैं, हाइड्रो सेक्टर के और उसके साथ साथ सोलर सेक्टर के, वो बुलाए जाएंगे। उसमें सरकारी प्लेयर्स भी होंगे, निजी प्लेयर्स भी होंगे। और इसके अलावा जो रोड शोज़ करने जा रहे हैं, रोड शोज़ में एक रोड शो में एक फोकस सेक्टर लिया हुआ है। जैसे चेन्नई का जो रोड शो है वो उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। हैदराबाद के रोड शो में एनर्जी सेक्टर फोकस रहेगा और मुंबई के रोड शो में फिल्म और मैन्युफैक्चरिंग फोकस रहेगा। अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग फोकस में रहेगा और ऐसे ही चंडीगढ़ में रियल एस्टेट फोकस में रहेगा। बेंगलुरु में आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा। तो इस तरीके से किया हुआ है। फोकस सेक्टर का मतलब ये नहीं कि बाकी सेक्टर पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हर सेक्टर में ध्यान देंगे, लेकिन एक सेक्टर जो प्रोमिनेंट होगा उस जगह के लिए। अभी ऐसे ही हम लोग जो इंटरनेशनल रोड शोज हैं उसको भी प्लान कर रहे हैं। सर, अगर इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो अब आगे की क्या तैयारी है? जैसे 14-15 को दिल्ली में कार्यक्रम है, इसके बाद विदेश के भी दौरे प्रस्तावित हैं। क्या क्या सर कार्यक्रम है? 14 को कट एंड रेसर होगी दिल्ली में। 15 को जो एम्बेसडर मीट था उसको डिफ़र कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे जो एम्बेसीज हैं वो G20 की वजह से बिज़ी रहे, उनके साथ हमारे संपर्क नहीं हो पाई। हमारे पास बहुत कम लोगों का कंफर्मेशन आया था, तो हमने रेगुलेट मेल भेज दिया है। अब इसको हम बाद में करेंगे अक्टूबर या नवंबर में। और उसके बाद हमारी रोड शो शुरू होंगे, वो 25 से 30 तक इंटरनेशनल रोड शो का जो पहला स्थान है लंदन का शुरू होगा। और उसके बाद सितंबर में और उसके बाद अक्टूबर के 3 तारीख हमारी प्रथम रोड शो जो डोमेस्टिक रोड शो है वो दिल्ली में होगा। इस तरीके से उसके बाद हम क्रमवार इसको करेंगे।
सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी विभाग अपने लैंड पार्सल या जो जो उनके पास उपलब्ध है निवेशकों को देने के लिए वो तैयार रखें, उसका एक ब्रोशर हो जो हम लोगों को दें। क्या सर वो तैयार हो चुका है और अभी कितनी लैंड बैंक के रूप में पहाड़ से लेकर मैदान तक अवेलेबिलिटी है लैंड की? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने लैंड बैंक की सारी डिटेल्स जो है एक बुकलेट के रूप में तैयार किया है। जब भी रोड शोज होंगे हम लोग उसको अवेलेबल कराएंगे। उसके साथ साथ हमारी जितने पॉलिसीज़ हैं उसके अलग अलग बुकलेट्स तैयार हो गए हैं और हमारी इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स जो सेक्टर वार है वो भी तैयारी हो रही है। तो आपके सचिव मुख्यमंत्री सुंदरम साहब जो लगातार इस इन्वेस्टर समिट को देख रहे हैं और हर छोटी बड़ी बारीक चीज़ पर निगाह है, इस बार इन्वेस्टर समिट में फोकस इस बात पर किया गया है कि जिस राजधानी या जिस क्षेत्र में रोड शो हो वहाँ जो चीज़ प्रमुख है उसको मुख्य रूप से टारगेट किया जाए और निवेशकों को उत्तराखंड के लिए आकर्षित किया जाए। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं सूत्रों के हवाले से उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेगी सौगात। इसी हफ्ते घोषित होगी दायित्वधारियों की सूची। 10 से 15 नामों की हो सकती है घोषणा। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधेगी यहां पर सरकार। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जल्द बड़ी सौगात मिलने जा रही है, ये जानकारी है। इसी हफ्ते घोषित होगी दायित्वधारियों की सूची। तो किसको कौन कौन से दायित्व दिए जाएंगे इसकी सूची जारी होगी। 10 से 15 नामों की इसमें घोषणा हो सकती है, ये जानकारी है। और इसके तहत जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश सरकार के द्वारा किया जाएगा। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। 142 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का भी शिलान्यास किया गया है। शिलान्यास समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो इससे पहले राज्य में 11 जिलों में उत्तराखंड सरकार आवासीय छात्रावास चला रही है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई बातचीत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में और भी बेहतर डेवलपमेंट करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये उत्तराखंड दौरा IMA और NDA कैडेट्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। शिक्षा मंत्री के दौरे के बाद ये भी साफ हो गया है कि राज्य में इसी साल से IMA NDA कैडेट्स पुरस्कार योजना के तहत 77 कैडेट को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। PM श्री योजना इसका एक उदाहरण है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में उत्तराखंड कई मामलों में देश की अग्रणी राज्यों में है। विद्या समीक्षा केंद्र इसकी कल्पना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात की स्कूली शिक्षा को ठीक प्रबंध करने के लिए कल्पना की थी। बाद में वहां उनको उसने बनाया, लेकिन NEP इम्प्लीमेंट करने के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसका आज हमने लोकार्पण किया। प्रदेश में 22,000 से कुछ अधिक स्कूल है, उसमें लगभग 23.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं। 1,22,000 शिक्षक हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी गुणवत्ता
वहीं चमोली में मंगलवार दोपहर थराली विकासखंड मुख्यालय के अटल आदर्श इंटर कॉलेज के मुख्य भवन का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे अपने घरों को जा चुके थे। घटना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी मास्टर आदर्श और लोक निर्माण विभाग के अभियंता तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचे और भवन के क्षतिग्रस्त भाग का निरीक्षण उन्होंने किया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय परिसर को फिलहाल बंद कर दिया गया है और विद्यालय भवन समेत परिसर के भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने तक छात्र छात्राओं के पठन पाठन की व्यवस्था दूसरी जगह कराई जाएगी। वहीं पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक के ढिकाल गांव में आतंक का पर्याय बना आदमखोर गुलदार मारा गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 5 सितंबर को श्रीनगर के ढिकाल गांव में आंगन में खेल रही 3 साल की आयशा को अपना निवाला बनाया था। घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा था। लोगों के आक्रोश को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों पर गुलदार को पकड़ने का खासा दबाव था। वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार गश्त कर रही थी, जिसके बाद वन विभाग द्वारा गुलदार को पकड़ने, इसके साथ ही ट्रैंकुलाइज करने और अंत में उसे मारने की अनुमति ली, जिसके बाद से ही वन विभाग और शिकारी दल की संयुक्त टीम पर गुलदार की खोज बुक कर रही थी। लेकिन घात लगाए गुलदार ने संयुक्त टीम पर हमला कर दिया। इस दौरान शिकारी दल की टीम ने गुलदार को ढेर कर दिया। डीएफओ गढ़वाल के मुताबिक गुलदार की उम्र 6 से 7 साल आंकी जा रही है और गुलदार के 2 दांत भी टूटे हुए हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि गुलदार जानवरों का शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए वह आसान शिकार पर हमला कर रहा था। नमस्कार। दिनांक 5 सितंबर को जो घटना हुई थी ग्राम ढिकवाल गांव में, उसी क्रम में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने की, ट्रैंकुलाइज करने की एवं अंतिम दशा में नष्ट करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में गश्ती टीम द्वारा ढिकवाल गांव में और समीपस्थ गांव में निरंतर गश्त की जा रही थी। कल दिनांक 11 सितंबर को ग्राम तराली में गुलदार की घटना की सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची। टीम जब गश्त कर रही थी, टीम द्वारा बताया गया कि गुलदार ने उन पर हमला करने की कोशिश करी, जिसमें टीम के एक सदस्य ने हवाई फायरिंग करी। वे मसूरी के भट्टा फॉर के होटल में 10 तारीख को हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कपिल की मौत को आपको बता दें कि इसके बाद लगातार पुलिस जांच कर रही थी और आपको बता दें कि कपिल को मौत के घाट उतारने के बाद अन्य 2 लोग उसकी गाड़ी लेकर फरार भी हो गए थे और ये सुराग पुलिस के लिए बेहद अहम साबित भी हुआ और इसी के आधार पर सीसीटीवी से गाड़ी की तस्दीक की गई, तलाशी की गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हरिद्वार से मृतक की गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में ये भी पता चला है कि दोनों ही आरोपी सगे भाई बहन हैं, जिनका नाम कुदरत और अब्दुल्ला बताया गया है। कुदरत को कपिल 2 साल पहले दिल्ली में मिला था, जहां से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, लेकिन कपिल ने कुदरत को शादी करने से मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला ने कपिल का खून कर दिया। सितंबर को ये भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमने तत्समय में जो हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत का कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं और इसकी एक बहन है कुदरत। तो कुदरत की जो है बेसिकली ये दोनों। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।